पार्ट 2 में शेष जितने 20 प्रश्न हैं वो आपको आज करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम रिवाइज के रूप में जैसे मैंने पहले बताया था और वहीं तक 10 क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन पे आपको लेके जा रहा हूँ। किसके शासन काल में डायमिकस भारत आया था? बिंदुसार इसका आंसर था। दूसरा प्रश्न था बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नंबर तीसरा, बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा था। ये सब रिवाइज चल रहे, ठीक है मेरे मित्रों। अभी बात करता हूँ नंबर 4, मैंने जो कल बताया था कौन से मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो 2 राजा बताए थे, बिंदुसार और दशरथ मौर्य। नंबर 5वां, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? बिंदुसार को दी थी। नंबर 6, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस के राजगुरु रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डायमिकस आया था। 7वें क्वेश्चन की हमने कल चर्चा की थी, बिंदुसार के समय किस स्थान पर हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? कौन से स्थान पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। 8वां जो क्वेश्चन चर्चा की थी, मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। एक विद्यार्थी कल बता रहा था गलत लिखा हुआ है, जनपद नहीं है, चक्र आंसर है। ठीक है, ये महाजनपद काल में जनपद थे और मौर्य काल में इसे चक्र कहते थे और इसका मुखिया मैंने आपको कुमार बताया था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में किस शासक को सिंहसेन कहा गया? बिंदुसार को कहा गया। जैन ग्रंथों में हेमचंद्र ने कहा था, गुजरात के जैन विद्वान ने। फिर अब जो कल का 10वां अंतिम था, सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज ने। कल हमने यहाँ तक आपकी चर्चा की। अब मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बातें कर लेता हूँ। कृष्णा चौधरी जी, निशा शर्मा, रवि कुमार, श्वेता सुलसी तरफर जी, नरेंद्र जी, पंकज सिंह जी, ठीक है, नरेंद्र जी, बैजीत गुर्जर जी, निशा यादव जी, सुरेश चंद, आकाश कुमार, महेश शर्मा जी, सभी को राम राम। पूजा सिंह जी, तो सभी मेरे मित्र, रवि कुमार, जितने मेरे मित्र जुड़े हुए हैं सभी को अभिवादन, सभी को वेलकम। और मेरी तरफ से पहले मैं आपको लाइक कर रहा हूं, फिर आप लाइक करना, मेरी तरफ से सभी को लाइक। शैलेंद्र सिंह जी, महेश जी, सभी को राम राम। ज्वाइन क्लास सभी ज्वाइन करें। और अब मैं आपको जो आगे के 11वें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही नहीं, मैंने आपको बता दिया, थ्योरी टाइप है। अर्जुन जी नमस्ते, आपका स्वागत है। तो आपके मैं कह रहा था पंकज जी नमस्ते सर, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आपकी या मेरी? मेरी तबीयत सही है, ठीक है, आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ करके आराम से देखें। ओम प्रकाश जी सोलंकी जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरे मित्रों आप जुड़ जाएं, मेरी तरफ से सभी को लाइक। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की आपकी नौकरी के, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और मन से ठीक है तैयारी करते रहें, सिलेक्शन होगा और जगह भी एक साथ आने वाली है, चिंता मत कीजिए। अब देखिए अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। रवि कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं, संतोष शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं, मेरे प्रिय मित्रों पंकज सिंह जी, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आप काढ़ा लें और अपनी तबीयत सही करें। ठीक है मेरे मित्रों, आगे पढ़ते हैं। जो आपका 10वां प्रश्न है आज का, जो 10वां हमने पढ़ दिया, जो आपका 11वां प्रश्न है, आपके सामने 11वां प्रश्न है। मैं आपको एक बार बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं एनसीईआरटी बुक के, दिल्ली किताब, राजस्थान बोर्ड किताब, यूपी किताब, जो गवर्नमेंट स्कूलों में चलती है, और कंपटीशन के जितने प्रश्न आए हुए हैं और आने वाले हैं। ठीक है, हाँ मेरे मित्रों, जितने आने वाले हैं इन सबको जोड़ करके मैंने आपको प्रश्न दिए हैं। और मैंने आपसे कह दिया 3 बजे पॉलिटिकल की चलती है धांसू क्लास, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आप जरूर देखना। आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है नए क्वेश्चनों में, और आपको मिल रहा होगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। नीतू सिंह जी 11 का 2, संतोष शर्मा जी 2, ठीक है, आप सब महसूस कर रहे होंगे, आपको बबीता फौजदारी 2, ठीक है, तो आपको ठीक है पूर्णतः विश्वास है। तो बात में आप आंसर दीजिए, सभी आंसर दें, आपको समय दे रहा हूं। आकाश कुमार जी का 2, रोतेश कुमार जी नमस्ते, संजय राजपूत जी, मोनिका सिंह जी नमस्ते, पुष्पन जी, सभी के आंसर 2 चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
मेरे मित्रों बात करते हैं। देखिए पहला, हाँ जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो दो। इसका मतलब है आप क्वेश्चन करने लग गए, जबकि आपने एक क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको थ्योरी जो बता रहा हूं, अध्यापक जो बोलता है, स्पीच देता है क्लास में, इससे यदि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कृष्णा, ब्रजेश, पूजा, निशा जी, केसी, कुशवा जी, आराम से आंसर कर दोगे। और मेरे प्रिय मित्रों ने सभी ने आंसर सही दिया और इसका आंसर है 2। ठीक है, कितना आंसर है? 2। अब आपने अंदाज कैसे लगाया होगा? एक तो प्रैक्टिस, दूसरी क्या है? व्याख्या। मैंने कहा कि समाज के बारे में किसने बताया? मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कौन बता रहा है? मेगास्थनीज बता रहा है। तो कथन इसी का होगा। ठीक है, हरीश, शानदार। ठीक है, नीतू सिंह जी, विजय जी, आपने, कृष्णा जी आपने, जितना, पूजा जी, रोते जी, ओम प्रकाश जी, नरेंद्र जी, पंकज जी, आपने बहुत अच्छा आंसर। तो बस इतना पहचान लिया करो। तो भारत में पाए जाने वाले ऐसी, ठीक है, चीते की त्वचा जैसी चींटियों का उल्लेख करने वाला कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मैंने यहां दिया है। तनु धनकर जी, तनु धनकर जी नमस्ते। तो ये क्वेश्चन जो आ जाते हैं बड़ी हाई एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमारे एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। तो ये कथन ध्यान रखना, सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख सीधी बात है मेगास्थनी कर रहा है। और आप जानते हैं कौन सी पुस्तक में किया है? इंडिका में। और कौन सी भाषा की पुस्तक है ये? भाई यूनान का रहने वाला था, तो यूनानी भाषा में। ठीक है, तो ये कथन किसका है? मेगास्थनीज का है। मैंने कथन क्यों डाले? क्योंकि रीट में और आपके अन्य पेपरों में कथन पूछने लग गए, आजकल थ्योरी पूछ रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। संदीप सिंह जी, हाँ, परियार जी, राम राम। ठीक है, सभी जुड़ जाएं, अपने मित्रों को जोड़ें और सिलेक्शन लेके जाएं। सिलेक्शन कब होगा? जब आप तैयारी करोगे और एक एक चीज को ध्यान से देखोगे। आगे बात करते हैं, 12वां प्रश्न आपके सामने, और फटाफट पढ़ें और आंसर दें। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण, नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? मौर्य काल की किस पुस्तक में, बात कर रहे हैं मौर्य काल, पुस्तक का नाम पूछ रहा है, जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। अर्थात मौर्य काल की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें जहाज निर्माण और नाविक की गतिविधियों का, कहने का मतलब है मौर्य काल में नाविक निर्माण, जहाज का मतलब है बंदरगाह थे। इसका मतलब है एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में बंदरगाह का निर्माण किया है। मौर्य काल में जो बंदरगाह था, और मैंने कल चर्चा की थी, लास्ट में मैंने चर्चा की थी, एक बंदरगाह का नाम बताया था मेरे मित्रों। हाँ जी, एक बंदरगाह का नाम बताया था। देखो कितने, बहुत बढ़िया आंसर, सिलेक्शन हो गया, रैंक आवेगी नंबर 1, जिले में नंबर टॉप करने वाले हो। अब तो ये सोचिए, जिले में मुझे टॉप करना है, जिले वाइज मेरिट बन जाए या बॉयज वाइज बन जाए या अपनी कैटेगरी बन जाए, फर्स्ट रैंक लानी है। अब ये भविष्य में सोच लो, सिलेक्शन तो होगा। अब आपको अपने गृह में ही नौकरी मिल जाए और ऐसी फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करो। मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। अब मुझे आशा है आप बहुत सीखने आ रहे हो और बहुत इतिहास और पॉलिटिकल बात काफ़ी आप सीख गए। मनोज फौजदार जी, हरेन जी, तनु जी, संजय, मनोज, पुष्पेंद्र, बबीता, पंकज, मोनिका जी, बहुत बढ़िया आवाज़, बहुत आंसर आपने अच्छा दिया। तो इस प्रकार मैंने आपको कल बताया था, कोई विद्यार्थी बताएगा उस मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम? मौर्य काल में आंसर सबका सही है। मौर्य काल में, ठीक है, एक, हाँ संजय जी, 12 का 1 नहीं, आपका इंडिका आएगी। विदेशी यात्री, सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख यही कर रहा था। उसने तो राजनीति पे ध्यान दिया था चाणक्य ने, उससे समाज से मतलब नहीं है। समाज की व्याख्या ना करके उसने राजनीति की व्याख्या ज्यादा की थी, समाज की व्याख्या पूरी नहीं की थी केवल, लेकिन पूरी सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किसने किया है? ठीक है, मेगास्थनीज ने किया है, जिसे भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार कहते हैं। ताम्रपाली, ताम्रवती, बहुत बढ़िया, पहुंच तो गए। ताम्रवती, ताम्रपाली नहीं, ताम्रवती। ठीक है, ताम्र, तो एक बंदरगाह है
ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, लिप्ति, ठीक है। हाँ, ताम्रपालिनी ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए, विशेष करके रीट वाले एग्जाम या शिक्षक वाले एग्जाम के लिए विशेष महत्व है। तो मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम ताम्रलिप्ति था। इसका मतलब है जहाज़ों से व्यक्ति यात्रा किया करते थे, नाविक गतिविधियां चला करते थे, और इस प्रकार इसका उल्लेख विदेशी करेगा। सरता जी धन्यवाद, नमस्ते, आपका स्वागत है। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया मेरे मित्रों, और इसका आंसर हो गया इंडिका, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका, तो एक बंदरगाह मैंने आपको बता दिया, जहाज़ों का निर्माण का उल्लेख भी कौन कर रहा है मेरे मित्रों, पिंटू सोलंकी जी नमस्ते, संतोष जी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के किनारे। कल मैंने बताया था एक उत्तरापथ, उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था। देखो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह ने। ये क्वेश्चन आता है, यदि उत्तरापथ का निर्माण और चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे करके शेरशाह सूरी भी दे दे, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य करना है, जो पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से प्रारंभ होकर के पाटलिपुत्र होते हुए और कहाँ तक्षशिला पहुंचता था, तक्षशिला से सिंधु नदी पार करके और कहाँ तक जाता था भीम जी, ये कहाँ तक जाता था, ये अफगानिस्तान तक जाता था। तो उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया, उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, और शेरशाह सूरी ने, ठीक है, इसे बादशाह शेरशाह सूरी सड़क और आगे ऑकलैंड नामक गवर्नर जनरल है, इसका नाम जीटी रोड रखा, ऑकलैंड, ध्यान रखना। नवदीप सिंह जी नमस्ते, ऑकलैंड जीटी रोड नाम दिया है, ठीक है। तो आकाश कुमार जी नमस्ते, सभी को बहुत बढ़िया आंसर, आपने चंद्रगुप्त आंसर दिया। और इस प्रकार ये आपका 12वां प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखें। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाए जाने के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था, अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था जब विद्रोह हुआ था। अशोक ने अपने उस राज्य से आकर के, उस प्रांत से आकर के, मैंने कहा था कि मौर्य काल में प्रदेश को, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे, क्या कहते थे मेरे मित्रों, कौन बताएगा, चक्र कहते थे। और चक्र का मुखिया राजा अपने पुत्रों को बैठाते थे, और पुत्रों को जो राजा हुआ करता था जिसे उपराजा कहते थे, राजा अपने बेटा को प्रांतों का उपराजा या राज्यपाल या वासराय कुछ भी आ जाए, ठीक है, राज्यपाल आ जाए, उपराजा भी आ सकता है, वासराय भी आ सकता है। तो इस प्रकार अनेक इतिहासकारों ने, जो हमारे प्राचीन इतिहासकार, उन्होंने वासराय जो अंग्रेजों के समय इतिहास लिखा था, ठीक है, 13 का 4 चल रहा है। और इस प्रकार देखो, तो चक्र कहते थे, इसका मतलब है जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस समय अशोक किस राज्य का राज्यपाल था, किस प्रांत का, किस चक्र का राज्यपाल था, बताइए। कुमार, वो सही है। पिंटू जी 4, इसके आंसर कम सही आ रहे हैं, बबीता जी का सही है 2, ठीक है। अवंती का राज्यपाल, बहुत बढ़िया, इसका आंसर, हाँ जी, आधे 50-50 बच्चों ने सही दिया, आधे ने गलत, आधे ने सही। तो कुमार और आर्यपुत्र, तो यदि दोनों आ जाए नीतू जी, आर्यपुत्र आ जाए, कुमार आया, तो नंबर 1 पे कुमार करना, नंबर 2 पे आर्यपुत्र करना। तो वहां के राजाओं को कुमार, ठीक है, या आर्यपुत्र कहा जाता था, प्रांतों को चक्र कहते थे। तो ये किस प्रांत का कुमार था, किस प्रांत का आर्यपुत्र था, अवंती। और अवंती को अवंतिका भी कहते हैं मेरे मित्रों, अवंती को, हाँ जी, सबको मैं देख रहा हूं, अवंती को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसे अवंतिका भी कहते हैं। और जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, क्या कहते हैं, उज्जैन कहते हैं, जो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ, ये अवंतिका था, अवंती की रानी से तो प्रेम होगा इसका, जो आपको सोमवार से, ठीक है, कल से तो शायद नहीं, कल से देखेंगे, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज कराऊंगा। अभी आपके सिक्कों के बारे में थोड़ा सा कल क्लास ले लेते हैं। सोमवार को आपको बिंदुसार का बेटा
दूसरे नंबर का बेटा अशोक राजा बनेगा, सोमवार से उसकी क्लास चलेगी और अच्छी तरह याद करके आना। मैं आपको एक बहुत बढ़िया कल मुद्राओं की प्राचीन काल के जितने मुद्रा मौर्य काल में आएंगे उनको एक बार बताऊंगा एक वीडियो में। उनके 7 क्वेश्चन आधे पीरियड में आपको थ्योरी बताई जाएगी, आधे पीरियड में आपके उनके क्वेश्चन बताए जाएंगे। प्राचीन भारत के जितने सिक्के हैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है मेरे मित्रों। तो सोमवार से आपको अशोक के लिए तैयार रहें। और अशोक कहाँ का था? अवंती उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। आगे बात करते हैं, तक्षशिला सुसीम था, ठीक है। और अशोक कौन है? दक्षिण भारत का, मैंने आपको दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, महाजनपद। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, सीधा प्रश्न आता है, मैंने आपको करा रखे हैं, देखना। जब 16 जनपद कराए थे मेरे मित्रों, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने ऑप्शन में डाल दिया है। अस्मक, अस्मक भी कहते हैं, अशक भी कहते हैं, अस्मक कह लो या अशक कह लो, ठीक है। अशक या अस्मक, जो 16 जनपदों में इसकी गिनती की जाती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय में है, पुराणों में है, तीनों में है, ठीक है। और इसमें दक्षिण भारत में तो 15 तो उत्तर भारत में थे, एकमात्र एक दक्षिण भारत में महाजनपद था, वो कौन सा था? अशक या अस्मक। इसे अस्मक भी बोलते हैं। अश्व पोतली, अश्व बैठो पोतली, बहुत बढ़िया, आकाश जी ने बहुत आंसर दिया। पोतन, पोतन, पोतली, पोतन, बहुत बढ़िया आंसर। ट्रिक आपको याद हो गई होंगी, मेरा पहला वीडियो महाजनपद का देखना, आपको एक एक ट्रिक याद हो जाएंगी। और ट्रिक सहित मैंने आपको याद कराया है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल 1 या 2 बार रिवाइज अच्छी तरह से कर लेना और पक्का आंसर सही जाएगा महाजनपद का। आपका कवि रीना जी, राधे राधे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, उस महाजनपद को पढ़ के जाना। यूपी के एमपी के पेपर आ रहे हैं और जनपद के बारे में हमेशा प्रश्न आता है मेरे मित्रों, इसलिए उस क्वेश्चन को बार बार एक या दो बार महाजनपद कोई भी एग्जाम हो उसको पढ़ के जाओ, 100% प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक था। एक और विशेषता आपको बताऊं, एक तो ये विशेषता है, दूसरी मैंने आपको बता रखी है। कौन सी नदी के किनारे? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी के किनारे है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल है। एक प्रश्न और बताऊंगा आपको, जब नंदवंश का शासन चल रहा था भारत पर, सिकंदर ने आक्रमण किया था, द अलेक्जेंडर तृतीय ने आक्रमण किया था, तो कहते हैं उस समय जब ये पौरू राजा, पंजाब के राजा पौरस से लड़ रहा था, तो दक्षिण भारत की महिलाओं ने उसका साथ दिया था। किसका? अर्थात दक्षिण भारत की महिलाओं ने विरोध किया था। दक्षिण भारत की महिलाएं उस समय व्यापार करने के उद्देश्य से किसी स्थान से किसी कारणवश गई थी, और कहते हैं सीधी बात क्वेश्चन आता है कि सिकंदर महान से किस क्षेत्र की महिलाओं ने युद्ध किया था, सामना किया था? अस्मक की, एक ही जनपद था, तो ये क्वेश्चन है। तो सिकंदर से लड़ने वाली महिलाएं कौन थी? दक्षिण भारत के अस्मक या अस्मक अशक महाजनपद, जो गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत का एकमात्र या महाजनपद का एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित है, वो है आपका, ठीक है। कलिंग आपको अशोक में आ ही रहा है, कलिंग का युद्ध आएगा, वहां इसको बता देंगे। तक्षशिला मैंने आपको बता दी, 2 विद्रोह हुए थे, पहली बार दमन करने के लिए अशोक गया, दूसरी बार कौन गया? सुसीम गया, ठीक है मेरे मित्रों। गलत मत कर देना, उल्टा मत कर देना, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किताब में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा कर देते हैं। तो पहली बार कौन गया? अशोक गया था, दूसरी बार कौन गया? सुसीम गया था। कै विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला जनपद कौन से महाजनपद में है? गांधार जनपद में। कौन से में? और तक्षशिला किन नदियों के किनारे है? सिंधु और झेलम नदियों के किनारे मध्य में स्थित है। अंजू जी, नवदी जी, शोभना जी, ठीक है। तो सावना, जो भी है, ठीक है, पढ़ा नहीं जा रहा जल्दी जल्दी में, तो आपको थोड़ा दूर रखा है लैपटॉप। अब देखिए आगे 14वां प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़ें। मौर्य काल में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। नोटिफिकेशन नहीं आता, आप तो एक बार कहते हैं कि जो ऐप है आपका उसे डाउनलोड करें, लाइक करें और केवल यूट्यूब पे पहुंच जाया करो सीधे, ठीक है। लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आता, क्लास का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। लाइव में तो डायरेक्ट ही आपको इसी समय पे यूट्यूब पे जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप, राधे राधे, डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए हमारे अमेरिका के, ठीक है। मुखिया जी आ चुके हैं, चलो अच्छी बात है, आरएसआर की क्लास तो देख रहे हैं। अब देखो इसका मतलब डोनाल्ड जी आ गए तो लाइक तो बनता है। रोतेश कुमारी जी, पूजा सिंह जी 2, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया।
अब देखिए, मौर्य काल में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। मौर्य काल में सबसे बड़ा, सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। मैंने अभी आपको बताया था और आपको व्याख्या बार बार दे रहा हूं, और आंसर आप 2 बता रहे हो। अभी मैंने बताया था, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। रोहतेज जी ने बताया, भीम सिंह, संजय जी, पुष्पेन जी, बहुत बढ़िया। अभी व्याख्या है, तभी तो कह रहा हूं ध्यान से व्याख्या सुनते जाइए। ऑब्जेक्ट टाइप जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी यदि आप व्याख्या सुन रहे हो और पेपर में आ गया, मैंने पहले कह दिया, मेरी इस क्लास में एक कांस्टेबल से लेकर के और लेक्चरर तक के विद्यार्थी देख रहे हैं, आरएसपी तक के विद्यार्थी देख रहे हैं। क्योंकि आरएसपी में, फर्स्ट ग्रेड में, शिक्षक भर्तियों में, इंडिया हिस्ट्री सब पेपरों में देती। पटवार साहब भी बैठे, पटवारी ने पटवारी भी बैठे, कांस्टेबल साहब, थानेदार साहब भी बैठे, थानेदार ने भी बैठे, सब बैठे, ठीक है। तो मेरे मित्रों, 100% आपको पूरी हिस्ट्री दर्ज है। ऐसा कोई भी वर्तमान में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इंडिया हिस्ट्री नहीं आ रही। अब इंडिया हिस्ट्री की वैल्यू कर दी मोदी ने, कही भैया भारत को इतिहास तो जानो, प्राचीन भारत ज्यादा आ रहा है, हमारे भारत का इतिहास ही नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको इंडिया हिस्ट्री रख दी है। और इसका आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, और इसका आंसर तक्षशिला से पाटलिपुत्र, जो मैंने अभी इसकी व्याख्या बता दी है, और 10वें क्वेश्चन में भी इसकी मैंने व्याख्या पूरी बताई थी। तो पिछले वीडियो में 10वें क्वेश्चन में इसकी व्याख्या और पढ़ लेना मेरे मित्रों, ठीक है। ओम प्रकाश, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, मौर्य काल में गंगा के मुहाने पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? मेरे से पहले ही आंसर दे गए, ठीक है। अभी वही घुमा फिरा के आपको बिल्कुल ट्रेंड कर रहा हूं, पेपर में आ जाए ट्रेंड होने पक्का, फटाफट आंसर देना है, तुरंत ही आंसर दोगे, और दे भी दिया, ठीक है। भीम सिंह जी, हाँ जी, गुरुजी सुनो तुम, हाँ जी, एक बात बताइए, सभी प्रश्नों को पीडीएफ बना, अब कोशिश तो कर रहे हैं पीडीएफ बनाने की। भीम सिंह जी कहिए, 15 का एक, नीतू सिंह ने आंसर दिया, पूजा सिंह ने एक, पंकज सिंह ने एक, विचार चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी की पीडीएफ बना देंगे। तनु, विजय, फौजदार, गुड़िया जी, नीतू सिंह, ओम प्रकाश होलकर जी, सरिता जी, रीना जी, भीम सिंह, सोनू, संजय, कृष्णा, अर्जुन सिंह, संतोष, रोतेश कुमारी, पिंटू, अंजू, ठीक है, सुबह खान, संतोष जी, दिलीप जी, कुलदीप जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी, हरेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। 15 सी प्रयाग, ये मैं कह रहा हूं, आपने 15 डोनाल्ड ट्रम्प ने 15 सी प्रयाग दिया है, जल्दी मत करें डोनाल्ड ट्रम्प जी, आप समय पे इंतजार करें, समय कौन सा है। भीम सिंह जल्दी जल्दी, हाँ देखें, तो मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ, थोड़ी भी विशेष करना है आपको, आज पूरे होंगे, चिंता मत करो, आपके 300 प्रश्न हो जाएंगे। पहले व्याख्या, फिर कुछ नहीं है, सीधी सीधी व्याख्या बताते जाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन जल्दी मत, पहले ध्यान से काल पढ़ो। मौर्य काल की बात कर रहे हैं, मुहाने पर, गंगा के मुहाने पर मौर्य काल में कौन सा बंदरगाह था? मैंने अभी बताया था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, एक ही बंदरगाह था। मौर्य काल में बंदरगाह पूछे, मौर्य काल में बंदरगाह पूछे, आप आंसर ताम्रलिप्ति कर देना, ठीक है। बस एक ही मैंने आपको आंसर दे दिया, सभी का आंसर सही था। और इस प्रकार बात करते हैं 16वें प्रश्न की। बताइए, एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी शासक सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से 3 चीजों की मांग की थी। वे 3 चीजें कौन कौन सी हैं? वे 3 चीजें आपको बतानी है। वे 3 चीजें कौन कौन सी हैं बताइए, आपको तीनों याद होंगी, मीठी मदरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, ठीक है। यही थी ना रीना जी, यही ना? इतने स्क्रीन शॉट नहीं लिया लेते, स्क्रीन शॉट आराम से पढ़ लेना और घर लेते अपने वीडियो देखते जाना, स्क्रीन शॉट लेते जाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, सब आ जाएगा, आराम से देखते जाएं। और इस प्रकार, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन कराने हैं, फिर आपका, ठीक है, जो अशोक महाराजा वो पढ़ना रहते जी। बहुत आंसर, सभी ने आंसर सही दिया, और इसका आंसर भी है मीठी मदरा, सूखी अंजीर। मीठी मदरा का है कि, ये भी ध्यान रखना, किसकी थी? अंगूर की, वाइन्स चर्चित है, फ्रांस की, वही है ये, ठीक है। अंगूर की, सूखी अंजीर है, और एक दार्शनिक है। और दार्शनिक मैंने आपको कल बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो यथार्थ ज्ञान की व्याख्या करता है, तर्क वितर्क के द्वारा किसी का ज्ञान तर्क वितर्क करता है। फिलोसफर होते हैं, सोफिस्ट होते हैं, उन्हें हम दार्शनिक कहते हैं। राजदूत एक ऐसा व्यक्ति
जब एक राजा दूसरे राजा के दरबार में जाता है, एक व्यक्ति को भेजते हैं और वह दोनों में संधि वार्ता करवाता है, आचार विचारों का, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करता है। वह राजदूत होता है जो सोफिस्ट होता है, यथार्थ ज्ञान का तर्क वितर्क के द्वारा उल्लेख करता है, जो बहुत ही ज्ञानी होता है, सोफिस्ट कहते हैं। ठीक है पालेंद्र सिंह जी, दिलीप जी, पालेंद्र जी। ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न ध्यान से देखें। राज एक पहिए पे नहीं चल सकता, बहुत बढ़िया कथन है। ठीक है, हमारे दार्शनिक एक तरह के मान लो इंडिया के, भारत के, प्राचीन भारत के, राज्य एक पहिए पे नहीं चल सकता, ये कथन किसका है? राज्य एक पहिए पे नहीं चल सकता, बहुत बढ़िया कथन है। तो ये कहा किसने था? तो मौर्य काल की बात कर रहे हैं, दो की पूर्ति की, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अब बताइए राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन उस समय मौर्य काल में, और ऐसी नीति बात कौन करेगा? राज्य के बारे में बात किसने की थी? राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने दिए थे? बस आप यहीं से पकड़ लेना। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने दिए? बहुत बढ़िया, भीम जी, पूजा सिंह जी, आकाश जी, तनु जी, हाँ जी, खान साहब जी, पंकज जी, गुड़िया जी, नवदीप, सोनू, पुष्पेंद्र, बबीता, भीम, नीतू, संजय, नरेंद्र, ओम प्रकाश, सुशील, श्वेता, साफा, रोतेज जी, मानिक, रीना, विजय, पिंटू, दिलीप कुमार जी, कृष्णा चौधरी जी, नवदीप सिंह जी, भीम सिंह जी, संतोष शर्मा जी, कुलदीप जी, अंजू अवस्थी, ओम प्रकाश जी, केसी कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। ठीक है, संजय जी, पालनियर जी, तो आपका बहुत बढ़िया आंसर आया। और इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको पकड़ना बता दिया प्रश्न, मैंने आपको प्रश्न पकड़ना बता दिया। क्या राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख चाणक्य कौटिल्य ने किया था, इसलिए राज्य के पहिया नहीं चल सकता। तभी तो मैंने आपको बताए थे, राज्य के कितने अंग बताए थे? 7 अंग। ध्यान से सुन लेना, यदि पेपर में आ जाए कौन सा अंग नहीं था, याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले राजा की सहायता, राजा किस में रहेगा? तो पहला हो गया राज्य, पहला अंग कौन सा है? सप्तांग सिद्धांत में राजा का नंबर 1 आता है, मुखिया का नंबर 2 जनपद, राजा की सहायता के लिए नंबर 3 महामात्य, जिसे मंत्री कहते हैं। ध्यान रखना, 7 अंक दोबारा बता रहा हूं, पेपर में पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ गए तो हर कोई बच्चा बहुत ही कम इस क्वेश्चन को करेगा। मेरे मित्रों ध्यान रखना, 7 अंक कैसे याद करने? राजा कहाँ रहेगा? जनपद का राजा। नंबर 2 राजा की सहायता के लिए एक मंत्री अर्थ अमात्य, और नंबर 4 राज्य को चलने के लिए क्या चाहिए? कोष चाहिए। तो ध्यान रखना, चाणक्य ने सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया? देखो सर्वाधिक ध्यान पूछे चाणक्य ने, कौटिल्य ने सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया? यदि प्रश्न आ जाए, ठीक है, मौर्य काल में यदि प्रश्न आ जाए तो आपको कोष करना है। ठीक है, तो सर्वाधिक ध्यान चाणक्य ने कोष पे दिया। लेकिन राज्य का प्रथम अंग कौन होता है, और राज्य का कान कौन होता है? मंत्री। आपको बताया था, मित्र बताया था, राज्य का कान मित्र होता है, राज्य का पहला अंग राजा होता है। और सर्वाधिक ध्यान किस पे देना चाहिए? पैसे पे, अकाउंट पे। पिंटू सिंह जी, कोष पे। बहुत बढ़िया आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना 18वां। मौर्य काल में गंगा के किनारे पे कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? दोबारा क्वेश्चन आगे आरएस में पूछा हुआ है। ठीक है, वो ये, तो मौर्य काल की बात कर रहे हैं, गंगा किनारे बात कर रहे हैं, तो कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा आरएस में भी पहले पूछा गया, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पिंटू सोलंकी जी, दुर्ग, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं 19वां। मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के थे? यहां पे आपको ध्यान से सुनना है, यहां कल्चर बता रहा हूं, प्राचीन काल के सिक्के के बारे में, मौर्य काल के सिक्के के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, पूजा सिंह जी 1, नीतू सिंह, पंकज जी, गुड़िया जी, नीतू जी, ओम प्रकाश जी, रीना, भीम, निशा शर्मा जी, सबके आंसर 1 है। नरेंद्र जी, संजय जी, तनु जी, संतोष कुमार, पिंटू जी, सभी के 1 चल रहे हैं। आकाश जी, हाँ जी, खान साहब जी, श्वेता सरफर जी, केसी कुशवाहा, भीम सिंह, विजय सिंह, बहुत बढ़िया आंसर। मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के थे? तो मौर्यकालीन, लखन जी, कुलदीप जी, नवदीप जी, भीम जी, बबीता, फौजदार जी, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, बहुत आंसर अच्छा दिया।
तो मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के जैसे आप दे रहे हो, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि जो आप आंसर दे रहे हो। अब मौर्यकाल ध्यान रखना, जल्दी मत किया करो। तो मैं ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया कि बच्चे क्या करेंगे, जैसे मौर्यकाल आ गया तो बुद्ध मार्क कर देंगे, जबकि आंसर इसका आंसर पंचमार्क है। मैं आपको देख रहा था, आंसर एक चल रहा था, धड़ाके थे। ठीक है, पंचमार्क सिक्के की बात कर रहा हूं। पंचमार्क सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं, और आहत सिक्के राजस्थान में बैराट सभ्यता से मिले हैं। जयपुर की बैराट सभ्यता से आहत सिक्के मिले हैं, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और पंचमार्क सिक्के किनके होते हैं? चांदी के। और इस प्रकार पंचमार्क सिक्के की विशेषता होती है, बीचा बीच में हवन होता है। जैसे एक सिक्का है, जैसे ये सिक्का है, बीच में हवन होगा, वेद का हवन चल रही है, हवन चल रहा है। यहाँ फूल पत्ती बनी हुई है, 5 तरह के फूल बने हुए, बीच में हवन कुंड बना हुआ है। ये आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पेड़ पौधों का, फल पत्तियों का चित्र होता है मेरे मित्रों। और इस प्रकार ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं। मौर्य काल में एक प्रश्न ऐसा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, एक प्रश्न तो आपने सुना होगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंदू यूनानियों ने चलाए। अर्थात सोने का सिक्का सबसे पहले मेनांडर ने चलाया था, हिंदू यूनानी नाम के राजा ने। लेकिन भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के कहते हैं प्रचलन मौर्य काल में माना जाता है। कौन से काल में? चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस काल में, किस श्रेय दिया जाता है, किस काल को श्रेय दिया जाता है? चांदी के सिक्कों में किसे दिया जाता है? मौर्य काल को दिया जाता है। और इन मौर्य काल के सिक्कों की विशेषता है 5 मार्क जड़ी, कहते हैं फूल पत्तियों के चित्र होते हैं, एक बात। और बीचा बीच में वेदिका होती है, हवन वेदिका, हवन का कुंड होता है, फूल पत्तियां होती हैं, और कोई व्यक्ति का नाम, कोई पशु चित्र का, मनुष्य का नाम नहीं होता, पेड़ पक्षियों का, पेड़ का, फूल पत्तियों का। हाँ मैं नाना जी बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? पण कहते थे, वस्तु विनिमय का साधन। ठीक है, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, चांदी का सिक्का का प्रचलन का श्रेय कौन से वंश को दिया जाता है? मौर्य काल को दिया जाता है। मौर्य काल में आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं, जिनमें चारों तरफ 5 फूल पत्तियों के चित्र होते हैं, बीच में वेदिका होती है, ये मौर्य काल के। और मौर्य काल में सर्वाधिक चांदी का सिक्का पण था, इसी से वस्तु विनिमय का साधन होता था। मेरे मित्रों ध्यान रखना, निशा जी, भीम सिंह, निशा, पिंटू, भीमी, जितने मेरे विद्यार्थी जुड़े हैं, ध्यान देके आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। टेट में एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, बताऊंगा मैं, पहले इसे सुने। रोमिला थापर एक इतिहासकार है, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, जिसे प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था 1961 में पुस्तक लिखी थी। और प्राचीन भारत के बारे में, समाज कैसा था उसके बारे में लिखा है। तो सर्वाधिक योगदान, तो सर्वाधिक काल किया तो सबका है, लेकिन मौर्य काल के बारे में सर्वाधिक इसने बताया है। तो किस इतिहासकार का संबंध मौर्य काल से सर्वाधिक योगदान माना जाता है? रोमिला थापर ने प्राचीन भारत का सामाजिक व्यवस्था में 1961 में पुस्तक लिखी थी, उसमें इसने सबसे पहले बताया मौर्य शासकों, मौर्य वंश का पतन। मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ इसने बताया। जो प्रशासक थे उनमें केंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात प्रांत, साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया। तो रोमिला थापर, और मैंने आपको बताया था रोमिला थापर ने, ध्यान से सुनना, मौर्य वंश के राजा और गुप्त वंश के राजाओं को कौन सी जाति का बताया था? शूद्र, क्षत्रिय, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ब्राह्मण, बताइए, वैश्य। बहुत बढ़िया प्रश्न आपको यहां बना दिया मैंने। क्वेश्चन आ जाए, रोमिला थापर के अनुसार मौर्य वंश के राजा कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण नंबर 1, नंबर 2 शूद्र, नंबर 3 क्षत्रिय, नंबर 4 वैश्य। तो रोमिला थापर के अनुसार, जिसने मौर्य काल के बारे में लिखा है, इसके अनुसार मौर्य वंश के राजा कौन सी जाति के थे? बहुत बढ़िया प्रश्न मेरे मित्रों, ध्यान देना, बताइए। मैं आपसे बातें कम करूंगा क्योंकि मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। हाँ जी, सभी के आंसर दिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से व्याख्या सुनना। तो इसके अनुसार वैश्य जाति के थे। तो ये मौर्य वंश के राजाओं को इसने क्या कहा है?
वैश्य और गुप्त वंश के राजाओं को भी वैश्य कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहते हैं क्षत्रिय बताया है, वह प्राचीन भारत के जो क्षत्रिय मगध के राजा थे उनको क्षत्रिय बता रहा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, ठीक है, ओझा साहब बता रहे हैं। लेकिन रोमला थापर मौर्य वंश के राजा गुप्त वंश के राजाओं को क्या बता रहा है, वैश्य जाति का बता रहा है। और ब्राह्मण तो सब इनको नीचा बताएंगे, और ब्राह्मण जितने भी हैं चाणक्य भी हो वो क्या बताएंगे, शूद्र बताएंगे। तो ब्राह्मण तो शूद्र बताएंगे, और हमारे इतिहासकार जो हुए वो सब क्या बता रहे हैं, ऐसे याद कर लो, जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं मौर्य वंश के राजा गुप्त वंश के राजाओं को वैश्य बता रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं वो क्या बता रहे हैं, शूद्र बता रहे हैं, और निम्न वृषल जाति का विशाख दत्त बता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न, प्लिनी। मैंने जब बिंदुसार पढ़ाया था तो थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, तो यहां मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, प्लिनी था, क्या था, सिक्का था, दार्शनिक था, ऐसे भी आ जाता है। यहां तो सीधा प्रश्न है, प्लिनी था, प्लिनी कौन था? तो मैंने आपको जब बिंदुसार पढ़ाया था बताया था, प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, याद आ गया होगा, उसने डायोनिसस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। ये प्रमाण कौन करता है? प्लिनी करता है। प्लिनी एक यूनानी था, प्लिनी एक दार्शनिक यूनानी था, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए था? ये भूगोलवेत्ता था। भूगोल पे मैंने अनेक किताबें लिखी, उसी में एक अपना एक विचार लिखा। प्लिनी ने लिखा था कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा, कौन से राजा? मिस्र देश के राजा, क्या नाम था? टॉलमी द्वितीय ने किसको भेजा था? डायोनेसस या डियोनिसस, डियोनिसस 10th में लिखा हुआ है। तो डायोनिसस को किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा। किसके अनुसार? प्लिनी। और प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोलवेत्ता था, इतिहास का नहीं था, ध्यान रखना, भूगोलवेत्ता। तो भूगोल, ठीक है, भूगोल में पढ़ते इनकी किताबें, तो ध्यान रखना। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रिबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा। आराम से आंसर बता दोगे, बताओ, सीधा सीधा है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। स्ट्रिबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियो दरबार में, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत गया? ठीक है, तो आपको कौन गया था? डायमेकस, ये तो मिस्र के राजा ने भेजा था, अभी बताया था। ये यूनान के राजा ने भेजा था, ठीक है। और ये आपका मेगास्थनी किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, ये उसका बेटा था और यूनानी दार्शनिक भी था। तो ये आपका 22वां प्रश्न हुआ। 23वां प्रश्न, अब आपको आंसर बताएं। अब तो बता दोगे, अभी व्याख्या बताई थी इसकी मैंने, आईएएस में आया हुआ है, आईएएस में आया हुआ है मेरे मित्रों, आईएएस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या? वेदिका से गिरावृक्ष प्रतीक मिलता है, अभी बताया था, अब तो बता दो। इसका आंसर आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड दे रहा हूं। वेदिका से गिरावृक्ष प्रतीक मिलता है, किन के सिक्कों में मिलता है? अभी मैंने वेदिका बताई थी, अवन कुंड बताया था, ठीक है। गुड़िया जी, बबीता, आकाश, कृष्णा, रीना, लखन, सरिता, अंजलि, पंकज, पुष्पेन जी, तनु जी, बबीता जी, गुड़िया जी, सोनू, नीतू, पूजा, संतोष जी, बताइए आंसर। बहुत बढ़िया आंसर। तो मैंने आपको व्याख्या बता दी है। नरेंद्र जी, पिंटू जी, लक्ष्मण जी, निशा जी, नवदीप जी, गुड़िया पचौरी जी, कृष्णा चौधरी जी, रीना डागोर जी, संतोष जी, ब्रजेश गुर्जर जी, सुरेजा श्वेता तफर जी, ओम प्रकाश जी, संजय, केसी कुशवाहा जी, नीतू, अंजू, शोभना जी, सरिता, नवदीप, संजय, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। और इस प्रकार इसका मतलब है क्वेश्चन करना सीख गए। तो अभी मैंने आपको बताया था मौर्यकालीन, ठीक है, आज सिक्के आपको बताए थे, आज सिक्के, पंचमार्क सिक्के, और राजस्थान में कहां से मिले हैं? बैराठ सभ्यता से, बैराठ सभ्यता से 36 सिक्के मिले हैं। मेनानर के सिक्के मिले हैं, उनमें से यूनानी दार्शनिक के, यूनानी विद्वानों के, हिंदू यूनानी के, इंडोग्रीक वंश के राजाओं के बैराठ सभ्यता जयपुर से मिले हैं। जयपुर की बैराठ सभ्यता से हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्के भी मिले हैं और आहत सिक्के भी मिले हैं, ठीक है मेरे मित्रों। भीम सिंह जी, संतोष जी भी बहुत बढ़िया आंसर। अब आ जाओ आपका 23वां 24वां प्रश्न पे आ जाओ। अब आप बताते जाओगे,
आपने मेरी व्याख्या सुन ली, अब आप आराम से क्वेश्चन बताते जाओगे। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम, अर्थात कोई वस्तु ली जाती थी, जब दुकान पे जाते थे कोई वस्तु लेन देन करते थे तो किस सिक्के से करते थे? पण से करते थे। तो मौर्य काल में ये मौर्य काल का सिक्का है। कौन से काल का? मौर्य काल का सिक्का है। कौन सी धातु का है? चांदी का सिक्का है। और सबसे ज्यादा वस्तुएं इसी चांदी के सिक्के से खरीदी जाती थी। कांकड़ी कौन से काल का है? यह मौर्योत्तर काल का है। बहुत से कुछ इतिहासकार बिंदुसार के समय कहते हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल में ये पनपा। और ये भी किसका था? कांकड़ी किसका सिक्का था? ये तावा का सिक्का था। ठीक है। और शतमान ये कौन से काल का था? ये मौर्योत्तर काल का था। ये मौर्योत्तर काल का था। कौन सी धातु का था? ये चांदी का सिक्का था। ठीक है। मासक ये मौर्य काल का सिक्का था। और ये किस धातु का था? ये तावे का सिक्का था। तो ये आप ध्यान रखें इन चीजों को। ठीक है। आपको मैंने एक साथ लिखा दिया है, अपनी नोटबुक में इनको करें। सरता जी, पिंटू जी, संजय, पंकज, रीना, पूजा, रेंद्र, रवि, भीम, आकाश जी, तनु जी, सबको ध्यान दें। आकाश बहुत बढ़िया, आप आंसर बहुत अच्छा दे रहे हो। और इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, बहुत अच्छे मेरे विद्यार्थियों, पूजा जी, रवि कुमार जी, तनु जी। तो आंसर क्या हो गया? बहुत बढ़िया। तो आंसर ये आपको मैंने एक साथ लिख दिए। तो मौर्य काल में प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? आंसर ए है इसका। ठीक है। एंट्री आप अपनी कॉपी में ऐसे इनको लिख लेना, मौर्य काल में कौन सा था, चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, किस धातु का था। ऐसे प्रश्न आएंगे, एक सिक्का आपको पेपर में मिलेगा। अंजू जी नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्क्रीन लेना स्क्रीन ले सकते, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। आपको बहुत आंसर अच्छा रहा। आगे बात करते हैं 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न पे आ जाओ। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। अब सिक्कों के बारे में क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से। सिक्कों के बारे में प्रश्न आ रहे हैं। सुमित जी, हाँ जी, ए। तो अंजू जी, पूजा जी, तनु जी, सरता जी, पिंटू, संजय, रोते जी। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था, ये सब सिक्कों का अंतर है। रूप मैंने आपको कह दिया कि एक क्लास आपके सिक्कों की, प्राचीन काल के सिक्कों के लेने वाला हूं, उससे जरूर देखें। आपको वीडियो बना दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, शाबाश। ठीक है नवदीप जी। तो रूप दर्शक कौन था? मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन था? तो रूप दर्शक सिक्कों का परीक्षक था, सिक्कों की इंक्वायरी करता था। सिक्कों का परीक्षक, जैसे आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास जी आरबीआई गवर्नर के जनरल है, तो वो भी अपने मुद्रा का निरीक्षण करते हैं, परीक्षक करते हैं। बाद जमाने का ये शक्तिकांत दास था। अर्थात सिक्कों का परीक्षक क्या कहलाता था? मौर्य काल में सिक्कों का परीक्षक क्या कहलाता था? रूप दर्शक कहलाता था। राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता कहलाता था। कर संग्रह, इनकम टैक्स वाला अधिकारी। ठीक है, मापतोल का अधिकारी, मापतोल का अधिकारी आपका, सॉरी, पांडवा अध्यक्ष, कुछ ऐसे अर्थ है। ठीक है, इसको कहलाते थे पांडवाध्यक्ष। और टकसाल का प्रभारी क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। ये लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। तो राजस्व विभाग, कर, इनकम टैक्स अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। ये पेपर मौर्य काल में बहुत पूछा जाता है। राजस्व का प्रधान क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। मापतोल का अधिकारी पांडवा अध्यक्ष कहलाता था। टकसाल का प्रभारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। और सिक्कों का अधिकारी क्या कहलाता था? रूप दर्शक कहलाता था। तो रूप दर्शक क्या है? सिक्कों का परीक्षक था। ठीक है मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया प्रश्न आपको बताया। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। प्राचीन तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य है? आराम से आंसर बता दोगे, व्याख्या मैंने आपको बता रखी है। और इसका आंसर क्या हो गया? प्राचीन तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? प्राचीन तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? बताइए आंसर इसका फटाफट, आपके क्वेश्चन हो जाए। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सोनू फौजदार जी, जी सर जी, क्या लिख रहे हो? क्या? अभी तो चलो मैं देख लूंगा क्या लिख रहे थे अभी सर। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला क्या था? तक्षशिला एक विश्वविद्यालय, भारत का मौर्य काल का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का विश्व का पहला विश्वविद्यालय जिसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला भारत का विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था।
चंद्रगुप्त मौर्य की आप वीडियो देखना दूसरे नंबर की, चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी या तीसरी वीडियो में, शायद दूसरी वीडियो में तक्षशिला के बारे में मैंने पूरा बताया है, वहां इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। तक्षशिला विश्व और भारत का पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें चाणक्य ने, पाणि जी ने, पतंजलि ने, चरक जी ने और आपके प्रवरजित नाम के राजा ने यहाँ अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये है। और ये किन नदियों के किनारे है? ये दो नदियों सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तक्षशिला पूछ रहे हैं सर। टकसाल, टकसाल क्या होता है? टकसाल यहां सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले, सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, टकसाल सिक्के यहाँ ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं और ढाले जाते हैं, उन्हें टकसाल कहते हैं। तो राजा महाराजा टकसाल होती थी, अकबर की टकसाल। ठीक है, अकबर की टकसाल कहाँ थी? अजमेर में, मैगजीन के दुर्ग में थी। यहाँ टकसाल ढाले जाते थे। टकसाल क्या है? तो यहाँ सिक्के बनाए जाते थे, 1 रुपया 2 रुपया, अपने जो सिक्के डाले जाते थे उन्हें टकसाल कहते थे। ठीक है, आगे आपका आंसर। अब आपको आगे बढ़ते हैं। 27 मौर्यकालीन चांदी का सिक्का कहलाता था। बार बार आ रहा है, एसएससी में पूछा गया है। तो मौर्यकालीन चांदी का सिक्का, देखो वही सीधे सीधा पल, ये पण है, पल तो क्या है? सोने का सिक्का है। ठीक है, सोने का ये सिक्का है जो भारत का पहला सिक्का था, जो हिंदू यूनानी राजाओं ने, मेनांडर ने, भारत में पहला सोने का सिक्का पल था और पण, ठीक है, चांदी का सिक्का था। मौर्य काल में चांदी का सिक्का था, जिसे भारत का पहला चांदी का सिक्का कह सकते हैं। कांकड़ी मैंने आपको बता दिया, दीनार आपका सोने का सिक्का है। ठीक है, सोने का सिक्का, ये भी सोने का सिक्का है जो कुषाण वंश के राजा बिम्बकर्ण ने चलाया था, गुप्त काल में सर्वाधिक चर्चित हुआ था। तो एक वीडियो आपको इनकी बता दूंगा। कांकड़ी तावे का सिक्का था मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो एक वीडियो आपके सिक्कों के बारे में पढ़ाई जाएगी, चिंता मत करें। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पे। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? ध्यान से सोच के आंसर देना, बस 2 क्वेश्चन रह गए, हो जाए आपके। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था, जैन धर्म अपनाया था? जैन धर्म की बात चल रही है और मौर्य वंश का राजा पूछा जा रहा है। जैन धर्म अपनाने वाले 3 इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था और आपके अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, 3 राजा विशेष करके ध्यान रखने हैं। तो पहला राजा आपका चंद्रगुप्त। आपको ध्यान रखना, यदि चंद्रगुप्त लिखा हो, चंद्र प्रथम लिखा हो और चंद्र द्वितीय लिखा हो, तो चंद्रगुप्त केवल लिखा हो तो वो मौर्य वंश के राजा के लिए उल्लेखित आता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के राजा थे, जबकि चंद्रगुप्त अथवा चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के, वो मौर्य वंश के राजा थे। तो ये विशेष कर रोहित जी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आंसर क्या हो गया आपका? चंद्रगुप्त हो गया। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। ठीक है, और इसने जैन धर्म अपनाया था। ये ध्यान रखें। अगला है आपका 29वां प्रश्न। आराम से बता दोगे, सबकी व्याख्या हो चुकी है। अब तो आराम से आपके आंसर चल रहे होंगे। सोनी फौजदार जी बहुत बढ़िया आंसर चल रहे ना, आराम से आंसर दे रहे होंगे। एक बार आपने व्याख्या सुन ली। यूनानी नाम अमित्रोचेटस किस मौर्य शासक के समानार्थी है? ठीक है, अभी सेकंड हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सेकंड अभी हुआ है, जिसकी काउंसलिंग चल रही है, जिनको आवंटित किया गया है, नौकरी मिलने वाली है, ज्वाइनिंग करने वाले, उन्हीं की बात बता रहा हूँ। सेकंड ग्रेड के टीचर अभी आपको काउंसलिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उसी सेकंड में ये क्वेश्चन आया था कि यूनानी नाम अमित्रोचेटस किस मौर्य शासक के समानार्थी है, अर्थात किसे कहते हैं? तो आराम से किसे कहते हैं? बिंदुसार को सब आंसर दे रहे हैं। मुझे आशा है कि इतना अब तो आपके लिए सरल हो गया। ये आपका 29वां और आपके सामने। ठीक है, 30वां प्रश्न। कौटिल्य किस यूनानी दार्शनिक का समकालीन था?
कौटिल्य किस यूनानी दार्शनिक का समकालीन था? तो ध्यान रखना, ये मैंने प्रश्न इसलिए दिया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। कौटिल्य आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जल्दी मत करना, चले मत जाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक भी नहीं आएगा, ध्यान से सुनना है। कौटिल्य किस यूनानी दार्शनिक का समकालीन था? तो ध्यान रखना, इसमें आपको अरस्तु करना है। अब देखो मैं आपको लिंक बताऊं, देखिए ध्यान से। सिकंदर का गुरु अरस्तु, ठीक है, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। 4 प्रश्न याद हो गए। सिकंदर का गुरु अरस्तु, द अलेक्जेंडर तृतीय। अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। एक बात। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, ज्ञान ही, बस 2 मिनट रुक जाएं, ज्ञान ही सद्गुण है, मैं कुछ नहीं जानता। 2 कथन याद कर लो, कंपटीशन में पूछे जाते हैं विश्व इतिहास में। मैं कुछ नहीं जानता, ज्ञान ही सद्गुण है, या सद्गुण ही ज्ञान है, ये 3 कथन आते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, नंबर 1 ज्ञान ही सद्गुण है, नंबर 2 सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसका कथन है? सुकरात। और ये तीनों कौन हैं? दार्शनिक हैं। कहाँ के? यूनानी। ये यूनानी दार्शनिक है, ध्यान रखना। और मैंने आपको लिंक बता दी, लिंक क्या बताई कि सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो, और प्लेटो गुरु सुकरात। तो सुकरात के ये कथन ध्यान रखना। अब प्लेटो क्या कहते हैं? ग्रीक दर्शक का जनक किसे कहते हैं? यूनानी दार्शनिक, ग्रीक यूनानी दार्शनिक का जनक। पिता किसे कहते हैं? तो मेरे बेटा ध्यान रखना, प्लेटो कहते हैं। प्लेटो की एक पुस्तक पूछी जाती है, रिपब्लिक, ये पेपर में पूछी जाती है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। अरस्तोकीन, अरस्तोकीज, अरस्तोकीज इसका नाम था, लेकिन ये अत्यधिक मोटा था, गुट्टा था, प्लेट जैसा था, जो मान लो प्लेट है रिपब्लिक, और पब्लिक ने इसे ठीक गुट्टा था, और इसीलिए इसका नाम प्लेटो कर दिया, प्लेट जैसा तौंद निकली हुई थी इसकी, और इस प्रकार इसका नाम प्लेटो कर दिया। अरस्तोकीज थे, ठीक है। अब प्लेटो का शिष्य हो गया अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, भाई सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, और सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का सुकरात। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसे क्या कहते हैं? राजनीति का जनक, इसे राजनीति का जनक कहते हैं। ग्रीक दार्शनिक जनक प्लेटो कहते हैं, राजनीति जनक इसे कहते हैं। और कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स, जो सिकंदर महान था अलेक्जेंडर तृतीय का। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये काफी बूढ़ा था, और कौटिल्य के बराबर। समकालीन का मतलब होता है हम बराबरी, ठीक है। लंगोटिया यार बराबर उम्र का, लंगोटिया यार बराबर उम्र का, ये तीनों समकालीन माने जाते हैं। कौटिल्य, सिकंदर, अरस्तु। मेगास्थीन नहीं माना जाएगा, मेगास्थीन तो जवान था, ये तो बूढ़ा हो चुका था। समकालीन का मतलब है उसके बराबर की उम्र के। तो कौटिल्य, सिकंदर और अरस्तु ये तीनों समकालीन थे, और उधर गणानंद, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हुआ आपका 30वां प्रश्न।